स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण में हिंदी शब्द विज्ञान में जो अर्थ के विचार से शब्दों का वर्गीकरण किया है और किस प्रकार किया गया है इसके विषय में चर्चा करेंगे। अर्थ विचार शब्दों से उसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। हिंदी भाषा भाषी व्यक्ति यह जानते हैं कि हिंदी भाषा में एक ही शब्द भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ को देता है। कभी उसका अर्थ सीधा होता है तो कभी उसके लक्षण से उसका कुछ और अर्थ निकलता है। ठीक कभी परिस्थिति विशेष में अध्ययन के पश्चात उसका अर्थ समझ में आता है और कभी कभी इस अंतर के कारण शब्दों के जितने भेद होते हैं उसके भी अंतर को बताया जाता है। अर्थ के आधार पर अंतर जो बताया है उसके तीन भेद बताए हैं। नंबर 1 वाचक, लक्षणिक और व्यंजक। इसमें जो वाचक शब्द बताया है वाचक शब्द, जब कोई शब्द उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिसके लिए वह बना होता है तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे अनिल ने 2 शेर पाले। वाक्य में शेर शब्द से यदि शेर जानवर का बोध होता है तो यह शब्द वाचक शब्द कहलाएगा। शब्द की वह शक्ति जिससे उसके वाच्य अर्थ का बोध होता है वह वाच्य शब्द की अमिधा शक्ति कहलाती है, यानी वह शब्द स्वतंत्र अर्थ देता है। वहीं लाक्षणिक शब्द भी बताया है। लाक्षणिक शब्द, लाक्षणिक शब्द में जब किसी शब्द के अपने वाच्य अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित किसी लक्षण या उसके गुण का वाच्य या बोध होता है तो उसे लाक्षणिक शब्द कहते हैं। जैसे अनिल ने 2 शेर पाल रखे हैं। वाक्य में शेर शब्द का यदि शेर से गुण कोई, जैसे उसका खूंखार होना, ठीक है, या उसका बुरा होना, उसके बारे में उसके जो गुण हैं उनका बोध होता है, वह लाक्षणिक होता है। अर्थात वाक्य से तात्पर्य हुआ कि अनिल ने ऐसे 2 व्यक्तियों का आश्रय देने से निकलता है जो बड़े हिंसक हैं और जो खूंखार हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए ये जो शब्द का अर्थ लिखना है उसका अर्थ हुआ लाक्षणिक शब्द। शब्द की वह शक्ति जिससे उसके लक्षण का बोध होता है उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जिससे उसके गुणों का बोध हुआ वह उसकी लक्षणा शक्ति हुई। अब है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द जिन शब्दों का न तो वाचिक अर्थ हो और न लाक्षणिक अपितु उनसे किसी का व्यंग्यार्थक बोध होता हो व्यंजक शब्द कहलाते हैं। जैसे 7:30 बजे हैं। वाक्य के 7:30 शब्द यदि 7:30 बजने की ही सूचना दी जाती है तो यह वाच्य अर्थ होगा। लेकिन यदि उससे यह अर्थ निकलने में बड़ी देर हो गई है, अभी तुम सो रही हो, मतलब 7:30 बजे हैं और तुम अब तक सो रही हो, यानी बहुत देर हो गई है। इस शब्द से शब्द का व्यंजनार्थक होगा, तब 7:30 व्यंजक शब्द कहलाएगा। यहाँ ने 2 अर्थों को उन्होंने प्रदर्शित किया है। जैसे कि एक समय सीमा बताई जा रही है, वहीं दूसरा उसकी देरी से उठने का कारण बताया जा रहा है,
जो दोनों व्यंजक शब्द कहलाएंगे। शब्द की वह शक्ति जिससे उसके व्यंग्यार्थक का बोध होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। यानी कि किसी प्रकार का तंज कसना व्यंग्यार्थक बोध कराता है। वही उत्पत्ति के विचार से शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के विचार से शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके बारे में जो भी परिभाषा दी है उस पर विचार करते हैं। हिंदी शब्द का भंडार बड़ा व्यापक है। उसकी शब्दावली में अनेक स्रोत दिए हुए हैं। उसने कुछ शब्दों को अपनी मूल भाषा यानी संस्कृत से लिया है और कुछ शब्दों को उसने इससे बदल के रूप में ग्रहण किया है। जैसे तत्सम है और उसका बदला हुआ रूप है तद्भव, और कुछ शब्दों को उसके अपने हैं और कुछ अन्य भाषाओं के द्वारा उसने ग्रहण किए हैं। ये सब भाषाएं विदेशी भाषाओं से जो शब्द लेने में भी इसने संकोच नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कई भाषाओं के शब्दों का समावेश है, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की और हमारी जो अपनी भाषा विदेशी शब्द, स्वदेशी शब्द, इन सभी भाषाओं का समावेशन हमारी हिंदी भाषा में किया गया है। वहीं पर कुछ शब्दों का निर्माण पदार्थों की ध्वनि और पशु पक्षियों की बोलियों के आधार पर भी लिया गया है। इस दृष्टि से शब्दों के 6 भेद बताए गए हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी, द्विज और अनुकरणात्मक। तत्सम, तद्भव, विदेशी। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें बताए गए हैं कुछ और द्विज और हमारी जो अपनी भाषा से लिए गए हैं देशज शब्द, वहीं द्विज और इसी पर है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक जो शब्द हैं वो भी लिए गए हैं। इसी में इन्होंने तत्सम शब्द को बताया है। तत्सम शब्द, ठीक है, ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से कुछ पर उसी रूप में हमारी, जैसे जो हमारी देवनागरी भाषा है संस्कृत, उससे हिंदी में लिए गए हैं और जिस रूप में वे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं उसी रूप में वे हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। वहीं पर उन्होंने दूसरे रूप में लिए हैं तद्भव शब्द। अब जैसे संस्कृत में कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे तत्सम शब्द जल है, पवन है, अग्नि है, ये क्या है? तत्सम शब्द है। उसी प्रकार से इनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में मूल रूप से ग्रहण किए गए हैं, ये शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे ये वे शब्द हैं जो हिंदी में संस्कृत से कुछ परिवर्तन के साथ आए हैं, जैसे घी का घृत, कान का कर्ण एवं पत्थर का प्रस्तर। यानी घी है तद्भव, संस्कृत है घृत, ठीक है। इसी प्रकार कान तद्भव है और संस्कृत में यह कर्ण कहलाता है, ठीक। उसी प्रकार से पत्थर है तद्भव और संस्कृत में यह प्रस्तर कहलाता है। उसी प्रकार जो कुछ अपने रूप में परिवर्तन के साथ हमारी भाषा या बोली से प्रयोग होते हैं वह
ठीक उसी प्रकार से है देशज शब्द। देशज शब्द ये वे शब्द होते हैं जो हिंदी ने देश की अन्य भाषाओं से लिए हैं, जैसे उपन्यास, गल्प, नितांत, बांग्ला और प्रगति एवं चालू मराठी। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द भी है जिनकी उत्पत्ति के विषय में केवल इतना ही पता है कि वे किसी देशी भाषा के शब्द हैं, परंतु किसी से यह निश्चित है कि यह किस भाषा से लिए गए हैं, यह कोई निश्चित नहीं है। ठीक, उन्हें भी देशज शब्द ही कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं होता, जैसे चिड़िया है, पगड़ी है, लोटा है, ठीक है, उलट पलट है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं पर हमारी बोलचाल की भाषा में वे हम लोग प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता। अब है विदेशी भाषा। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द ये वे शब्द होते हैं जिन्हें हिंदी ने किसी विदेशी भाषा से ग्रहण किया होता है। ठीक है, जैसे आदमी है, दुकान है, चश्मा है, ठीक है, इमारत है, सिफारिश है, फिर तारीख है, मुकदमा है। अब इनमें कुछ शब्द जैसे फारसी है यानी चाकू, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, जैसे सिफारिश है, औरत है, मुकदमा है, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अलमारी है, दरोगा है, लाश है, कालीन है, यह तुर्की भाषा से हिंदी में आए हैं। ठीक उसी प्रकार से कमरा है, मेज है, बोतल है, यह हमारी फारसी भाषा से ग्रहण किए गए शब्द हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण और जिनकी उत्पत्ति विदेशी भाषा में हुई है और वह हमारी आम बोलचाल में हमारे शब्दों में शामिल हैं, वह विदेशी शब्द होते हैं। अब है द्विज शब्द। द्विज शब्द इन्हें संकर शब्द भी कहा जाता है, जो एक दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ये वे शब्द हैं जो दो भाषाओं के शब्द यानी मिश्रण के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे डबल रोटी यानी अंग्रेजी और हिंदी, एवं शीतल बक्स हिंदी और अरबी। जैसे अब डबल रोटी है, डबल तो हुआ अंग्रेजी का शब्द और रोटी हुई हमारी हिंदी का शब्द। उसी प्रकार से शीतल बक्स, शीतल क्या है, हिंदी का शब्द है, और बक्स क्या है, अरबी का शब्द है। इस प्रकार जिन शब्दों का निर्माण दो भाषाओं से मिलकर होता है वह द्विज शब्द या संकर शब्द कहलाते हैं। अब है अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द, ठीक है, वे शब्द जिनका निर्माण किसी की ध्वनि सुनकर या पशु पक्षियों की बोलियों के आधार पर किया गया है, जैसे टप टप, खट खट, ची ची, म्याऊ म्याऊ, भों भों, काव काव। ये शब्द सुनकर या समझकर ग्रहण किए जाते हैं। ये वे शब्द हैं जिनका पदार्थों के द्वारा निर्माण होता है। ये कुछ पशुओं की ध्वनियों पर भी निर्मित होते हैं, इनका निर्माण इन्हीं के आधार पर होता है। अब व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों का वर्गीकरण। विचारों से शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। व्युत्पत्ति के से तात्पर्य
के इतिहास से होता है। जैसे शब्दों की रचना एवं उनके प्रयोगों का जो आधार है वह किस प्रकार का है और किस प्रकार से किया गया है। शब्दों के 3 भेद बताए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इस प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए हैं। नंबर 1 है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। अगर रूढ़ शब्द ठीक है, ये शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे गाय है, घोड़ा है, जल है, ठीक है, हाथी है, इस प्रकार के जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द ये वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते या फिर हम जिनका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। जैसे गाय, जल, घोड़ा या फिर हाथी। इन शब्दों को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे और इनके लिए ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वहीं दूसरे नंबर पे है यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द ये वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे विद्यालय है, सदैव है, निस्संदेह है। ये वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय है, ठीक है, सदैव या फिर निस्संदेह। ठीक है, या फिर ऐसे कहो कि जिन शब्दों का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं उन शब्दों को
यौगिक शब्द कहते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद करने के बाद भी इनका एक अपने आप में अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय है, विद्या जमा आलय यानी शिक्षा का घर, ठीक है। सदैव, सद जमा एव, ठीक है। निसंदेह, नि जमा संदेह। इस प्रकार जिनका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ये वे शब्द होते हैं जो यौगिक हैं लेकिन जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, जैसे चारपाई एवं चौपाया। ये वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं और जिनका अर्थ रूढ़ निकलता है। जिनका अर्थ रूढ़ निकलता है। योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे चारपाई है, चौपाया है, ठीक है, जिनका कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है। रूप के परिवर्तन से विचारों के जो शब्द हैं उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, यानी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण ठीक है किस प्रकार से किया गया है। रूप परिवर्तन से विचारों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम रूप परिवर्तन और विचार के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे।